चलिए ध्यान दीजिए, आपको इससे पहले रस में विभाव तक बता दिया गया, अस्थाई भाव और विभाव। रस के 4 तत्व होते हैं, जिसमें से आपको अस्थाई भाव और विभाव अगले वीडियो तक पार्ट 1 पार्ट 2 में बना दिए हैं, पार्ट 3 है, ध्यान देते रहिएगा। अब आज का विषय रहेगा अनुभाव। क्या रहेगा? अनुभाव। ठीक है, क्या रहेगा? अनुभाव। ध्यान समझते रहिएगा। आपको रस में हम पूरे पार्ट 2 में पढ़ा दिए हैं आपको कि विभाव क्या होते हैं, इसकी संरचना क्या होती है, प्रकार कितने होते हैं, एग्जाम्पल के साथ पूरे पार्ट 2 में करा दिया गया है। ठीक है, अच्छे से देखते रहिएगा, प्रतियोगी परीक्षाओं में ये काम करेगा आपका। देखते रहेंगे अनुभाव। जिस तरीके से विभाव की संरचना होती है उसी तरह से अनुभाव की संरचना क्या होती है ये देखेंगे। संरचना इसकी क्या है? संरचना। संरचना का मतलब ये हो गया कि ये बना कैसे, कैसे बना? अणु प्लस भाव। क्या बना है? अणु प्लस भाव। अणु का मतलब ये होता है पीछे। क्या होता है? पीछे। अब भाव का मतलब होता है भावना या विचार। क्या होता है? विचार। समझते रहिएगा ध्यान से। यानी अनुभाव की जो संरचना है अणु प्लस भाव से बना है। यानी पीछे, अणु का अर्थ होता है पीछे और भाव का अर्थ होता है भावना या विचार। ठीक, यानी अनुभाव के बाद, अनुभाव जो होता है विभाव, किसी व्यक्ति के विभाव के पश्चात, विभाव के पश्चात जो उसके मन में भावना या विचार उत्पन्न होता है वही अनुभाव कहलाता है। ध्यान समझते रहिएगा। फिर से, विभाव के बाद जब किसी व्यक्ति के मन में विचार या जो भावना उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। ठीक है, अनुभाव का परिभाषा देख लेते हैं इसका। ठीक है, देखते रहिएगा। विभाव, विभाव के बाद व्यक्ति के मन में जो भावना या विचार उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है? अनुभाव आपका कहलाता है। ध्यान समझते रहिएगा। वही क्या कहलाता है? आपका अनुभाव कहलाता है। ठीक है, एक सेकेंड। संरचना, अनुभाव, अणु प्लस भाव। ठीक, दिमाग समझते रहिएगा। पीछे जो अणु, अणु का मतलब होता है आपका पीछे। ठीक है, अभाव का मतलब होता है भावना। यानी जो विभाव के बाद आपकी भावना उत्पन्न होती है वही क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। अब इसका हम देखेंगे, विषय है प्रकार का। किसका विषय है? प्रकार का विषय है। ठीक है, देखते रहिएगा। प्रकार का विषय है प्रकार। प्रकार समझेंगे। ठीक है, प्रकार। प्रकार ये कितने प्रकार के होते हैं हम जानेंगे। ठीक है, पहला होता है, ध्यान समझते रहिएगा, कायिक अनुभाव। क्या होता है? कायिक अनुभाव। देखिए पूरे डिटेल्स में समझेंगे। कायिक अनुभव क्या है, सात्विक अनुभव क्या है, मानसिक अनुभव क्या है, और आपका जो है आहार्य अनुभव क्या है। ठीक है, पूरा देखिए पेपर में, प्रतियोगी परीक्षाओं में चूंकि आपका ये परिभाषा तो आने वाला नहीं है, लेकिन ये किसी चीज को हम जानकारी लेने के लिए पहले जानेंगे आखिर जो हम पढ़ रहे हैं वो होता क्या है। ठीक है, जैसे कायिक अनुभव। ठीक है, वाचिक अनुभव, वाचिक अनुभव। ठीक, आपका तीसरा हो गया सात्विक अनुभव। ठीक, या
आपका हो जाएगा मानसिक अनुभव, मानसिक अनुभव। ठीक है, देखते रहिएगा। अब फिर हो जाएगा चौथा हो जाएगा आहार्य, क्या हो जाएगा? आहार्य अनुभव। ठीक, फिर से देखेंगे इसको। अनुभाव, संरचना कैसे उत्पन्न हुआ ये? अनु प्लस भाव। अनु का मतलब होता है पीछे, भाव का मतलब आपका क्या होता है? भावना। यानी जिस व्यक्ति के विभाव, जिस व्यक्ति को विभाव के बाद, विभाव के पश्चात जो उसके मन में विशेष भावना या विचार उत्पन्न होता है वही अनुभाव कहलाता है। ठीक है, यानी विभाव के पश्चात यानी बाद व्यक्ति के मन में जो भावना या विचार उत्पन्न होता है वही आपका अनुभाव कहलाता है। रह गई बात प्रकार की, अनुभाव के प्रकार देखेंगे। पहला होता है कायिक अनुभव, दूसरा होता है वाचिक अनुभव, तीसरा होता है सात्विक अनुभव या मानसिक अनुभव। समझ आ रहा है ना? और चौथा होता है आहार्य अनुभव। समझ में आ रहा है इतना? अब हम देखेंगे एक एक पार्ट का। कायिक अनुभव किसे कहते हैं, वाचिक अनुभव किसे कहते हैं, सात्विक, आहार्य। एग्जाम्पल के साथ, पूरे उदाहरण के साथ समझेंगे और बढ़िया से देखेंगे। ठीक है, देखते रहिएगा, इसको उतार लीजिए, नोट्स बनाते रहिए। देखिए, ध्यान दीजिएगा। पहली बात कि 10 मिनट में तो रस समझ में आने वाला नहीं है। यदि आप धैर्य बनाकर इस वीडियो को आप नहीं देखेंगे तो आपको समझ में आएगा नहीं। ठीक है, आपको इतना देखना ही पड़ेगा, पूरे डिटेल्स में चल रहा है। ठीक है, इसका नोट्स आप बनाकर हाई स्कूल, हाई स्कूल में तो चूंकि ये पूछेगा नहीं, इंटरमीडिएट लेवल में आपको ये जरूर पढ़ना है, या प्रतियोगी परीक्षाओं में तो ये नहीं पूछेगा, लेकिन इतना जानिए कि कुछ कुछ ऐसे जानने से हमारी शब्दावलियां तैयार होंगी। ठीक है, और परिभाषा तो पूछेगा नहीं, लेकिन हम जानेंगे तब ना कि क्या होता है, कायिक अनुभव क्या होता है, ये जानेंगे। ठीक, अब देखते हैं, ये हो गया पूरा। अब देखेंगे आपका कायिक अनुभव। कायिक अनुभव, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे कायिक अनुभव। अनुभव क्या होता है? कायिक अनुभव, ये समझेंगे। कायिक अनुभव, कायिक का अर्थ होता है, देखिए कायिक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ध्यान समझते रहिएगा। शाब्दिक अर्थ काया। ठीक, शाब्दिक अर्थ इसका क्या होता है? काया। ये काया से बना है कायिक। काया का मतलब होता है शरीर। क्या होता है? कायिक का मतलब होता है शरीर। समझ में आ रहा है ना? शरीर। ठीक, यानी जानेंगे, इसका परिभाषा देख लेंगे। इसका परिभाषा क्या होता है? जब नायक या नायिका, समझते रहिएगा, जब नायक या नायिका ठीक एक दूसरे के करीब आने के लिए शारीरिक गतिविधियां या क्रियाकलाप का प्रयोग करेंगे तो हम उसे कायिक अनुभव कहते हैं। ठीक, देखिए, जब नायक या नायिका एक दूसरे के करीब आने के लिए, एक दूसरे के करीब आने के लिए जो शारीरिक गतिविधि या क्रियाकलाप करते हैं वह कायिक अनुभव कहलाता है। अच्छे से नोट करिए जल्दी, वह क्या कहलाता है? कायिक अनुभव कहलाता है। ठीक,
ध्यान समझते रहिएगा। कायिक, जब नायक या नायिका, देखिए कायिक अनुभाव का अर्थ होता है काया, ये काया से बना है जिसका अर्थ होता है शरीर। धैर्य बनाकर वीडियो देखिएगा, बिल्कुल मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको अंततः आपको जरूर समझ में आ जाएगा। ठीक, अब तुरंत आप लोग चाहेंगे कि 10 मिनट में हम रस सिखा दें, तो ये मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, देखिए, जब नायक या नायिका एक दूसरे के करीब आने के लिए जो शारीरिक गतिविधियां करते हैं, समझते रहिए बढ़िया से, जो शरीर द्वारा क्रियाकलाप किया जाता है वो क्या कहलाता है, क्रियाकलाप किया जाता है, उसे हम कायिक अनुभाव कहते हैं। जिस पंक्ति में, जैसे ध्यान देते रहिएगा, अगर किसी पंक्ति में ऐसी बात हो कि वह कोई नायक है या नायिका है, वह किसी के करीब आने के लिए अपनी शारीरिक गतिविधियां प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके लक्षण क्या होते हैं जानेंगे। लक्षण क्या होता है, कायिक अनुभाव के कुछ लक्षण होते हैं। पहला होता है तिरछी आंखों से देखना। तिरछी आंखों से देखना। दूसरा होता है देखना, एक तिरछी आंख से देखना, ऐसे भी सिंपल भी देख सकते हैं। और तीसरा होता है भागना। चौथा आपका होता है क्या, ध्यान समझते रहिएगा, दौड़ना। पांचवा आपका होता है आंखों से इशारा करना। आंखों से इशारा करना। ठीक, और आपका छठवां होता है एक आंख दबाना। एक आंख दबाना, समझते रहिएगा, अच्छे से नोट करिए जल्दी से। ठीक, अब ध्यान देते रहिएगा। अब आपका होगा, देखिए इसके इतने लक्षण होते हैं। पहला बात तिरछी आंखों से देखना, देखना, भागना, दौड़ना, आंख से इशारा करना, एक आंख दबाना, समझ रहे हैं। अब देखिएगा, उदाहरण हम देते हैं आपको, इसमें अच्छे से बढ़िया समझते रहिए, पूरा डिटेल्स में हो गया ना। फिर से एक बार देखते हैं कि जब नायक या नायिका एक दूसरे के करीब आने के लिए शारीरिक गतिविधि या क्रियाकलाप का प्रयोग करते हैं, उसे हम कायिक अनुभाव कहते हैं। ठीक, जैसे लक्षण होते हैं उनके, तिरछी आंखों से देखना, देखना, भागना, दौड़ना, समझ आ रहा ना, एक आंख दबाना। ठीक, अब देखेंगे उदाहरण, देखेंगे एक उदाहरण है, जैसे देखिए उदाहरण तो इतने में हो नहीं पाएगा, पूरा इसको हटा देते हैं। ठीक, दिमाग से कायिक अनुभाव का उदाहरण देख लीजिए अच्छे से। उदाहरण, ठीक, उदाहरण देखते रहिएगा। सहस स्वभाव, सहस स्वभाव, सुलभ तन गोरे। सहस स्वभाव, सुलभ तन गोरे, नाम लखन, नाम लखन, लघु देवर मोरे। समझते रहिएगा, अच्छे से नोट कर लीजिए। देखिए आपको एक छोटी सी कहानी बताते हैं। जब सीता जी और राम और लक्ष्मण, ठीक है, जब वनवास को जाते, वन को जाते हैं, ठीक है, तो बीच में एक रास्ते में विश्राम करते हैं, समझा रहा ना। तो विश्राम करते तो वहां पर कुछ औरतें होती हैं, माँ सीता से पूछती हैं, समझा रहा ना। जब ये वनवास को जाते हैं तो माँ सीता से, वहां पर औरतें कुछ होती हैं वन में, जो बागीचे में रहती हैं, उनसे पूछती हैं। तो राम जी और लक्ष्मण जी, ठीक है, एक साइड दूसरे ओर थे और सीता जी थी उन औरत की तरफ थी। ठीक, तो
वो क्या बोल रही हैं, औरतें सीता जी से पूछ रही हैं कि जो ये तुम्हारे कौन लगते हैं, ये तुम्हारे कौन लगते हैं, ध्यान समझते रहिएगा। तो वहां पर क्या होगा कि सीता जी बोली, सहज स्वभाव सुलभ तन गोरे, नाम लखन लघुदेवर मोरे। सहज स्वभाव यानी जो सरल स्वभाव के हैं, ठीक है, सुलभ हैं, ठीक है, तन गोरे और शरीर से जो गोरे हैं, नाम लखन, उनका नाम लखन है, लघु देवर मोरे, वो मोरे क्या रिश्ते में छोटे देवर लगते हैं। समझ आ रहा है। तो वहां पर फिर औरतें पूछ रही हैं कि नहीं, ये वो नहीं, ये जो काले वाले हैं राम जी, ये आपके क्या लगते हैं, ठीक है। तब अब सीता जी क्या की कि अचानक आप जानते हैं कि हिंदू परंपरा में, या जैसे भी आप पहले के देखते होंगे, पहले की औरतें अपने पति का नाम लेकर नहीं पुकारती हैं, ठीक है। आज भी वैसी परंपरा चल रही है, लेकिन कहीं कहीं नहीं चल रही है, वैसे चल ही रही है, 90% चल रहा है, ऐसा बात नहीं है, ठीक ना। अब देखते रहिएगा। तो वहां पर सीता जी को कठिनाई हो गई कि मैं कैसे बताऊं कि वो मेरे क्या लगते हैं और उनका नाम क्या है। अब ध्यान दीजिएगा, तो वो वहां पर बोलना नहीं चाहती हैं, किस तरीके से बोलती हैं, ध्यान देते रहिएगा। वहां पर एक तुरंत तुलसीदास के एक लाइन है, देखेंगे उदाहरण में, बहुरी बदन विदु अंचल ढाकी, बहुरी बदन बिनु अंचल ढाकी, पियतन चितः भौंकर बाकी, ठीक। अब देखते हैं खंजन मंजू तिरछे नैनन, निजपति कटह तीनही सिय सैनन, सिय सैनन। देखिएगा ये किसकी लाइन है, ये तुलसीदास की लाइन है, ध्यान समझेंगे। ये किसकी लाइन है, ये तुलसीदास की लाइन है। किसकी है, तुलसीदास की। अब ध्यान दीजिए, यहां पर जो सीता जी हैं, देखिए इसमें आपको कोई बात नहीं, बस आप डिटेल्स में मैं आपको समझाना चाहता हूं। फिर से देखते हैं कि जब माँ सीता और राम जी लक्ष्मण जी जब वन को जाते हैं, तो बीच में विश्राम करते हैं, तो वहां पर कुछ औरतें होती हैं, पूछती हैं सीता जी से कि ये आपके क्या लगते हैं, इनका नाम क्या है, ठीक। अब सीता जी क्या बोलती हैं, सहस स्वभाव सुलभ तन गोरे, जो सरल स्वभाव के हैं और तन से यानी शरीर से गोरे हैं, नाम लखन, उनका नाम है, लघु मतलब जानते हैं छोटा, देवर मुरे, वो मेरे छोटे देवर लगते हैं। समझते रहिएगा। अब सुन लीजिएगा, यहां पर तुरंत एक तुलसी, फिर औरतें पूछती हैं कि वो नहीं, जो बगल में काले वाले हैं उनका क्या नाम है और आपके वो क्या लगते हैं। समझते रहिएगा अच्छे से। अब तुरंत क्या की कि वहां पर सीता जी घबरा गई कि मैं इनके नाम कैसे लेकर बताऊं। तुरंत वहां पर तुलसीदास जी एक पंक्ति बनाते हैं, बहुरी बदन विदु अंचल ढाकी। समझते रहिएगा, बहुरी बदन विदु अंचल ढाकी, क्या करती हैं सीता जी, तुरंत अपने आंचल से अपने पूरे शरीर को ढक लेती हैं। देखते रहिएगा, हिंदू में क्या होता है कि बहुत अच्छी परंपरा होती है,
देखिए सारे धर्मों की यहाँ पर बात नहीं चल रही है, ठीक है, कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन परंपरा सदियों से चलती आ रही है कि पति का नाम नहीं लिया जाता है, ठीक है, पत्नी पति का नाम नहीं लेंगी। अब यहाँ विषय आ गया कि सीता जी उनको कैसे नाम ली, लेकिन उनके मन को अनुभव में था कि वो मेरे पति लगते हैं, लेकिन कहेंगी नहीं। तो वहाँ तुलसीदास जी एक पंक्ति लिखते हैं, बहुरी बदन बिदु अंचल ढाकी, पियतन चितह भाव कर बाकी। तुरंत क्या करती हैं कि सीता जी जो है अपने आंचल से अपने शरीर को ढक लेती हैं और अपने सिर पर आंचल रखकर, ठीक है, पियतन चिता, पियतन मतलब अपने पति की ओर क्या करती हैं, भाव, ठीक है, भाव है, भाव क्या करती हैं कि खड़े कर कर उसके ओर क्या करती हैं, देखती हैं। खंजन मंजू तिरछे नयनन, आपको हम बताए थे कायिक अनुभव का लक्षण तिरछे आंखों से देखना। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तुरंत आप खंजन, एक देखिए उत्तराखंड में एक पक्षी पाया जाता है जिसका नाम है खंजन, ठीक है, उसकी आंखें बहुत बड़ी बड़ी होती है सीता जी की तरह। खंजन मंजू मतलब कि बड़े बड़े उस खंजन पक्षी की तरह तिरछे तिरछे नयन से उसके तरफ देखती हैं। तो निजपति कहत नियत सैनन, ठीक है, तो तुरंत वो औरतें समझ जाती हैं कि ये इसके क्या लगते हैं, अपनी नजर ले जाकर उनके ऊपर तिरछे आंखों से टिका देती हैं। तो यहाँ पर सीता जी न बोली न बात की न उनका नाम बताई, सारा काम तिरछे नयनन से हो गया। सारा काम किससे हो गया, तिरछे नयनन से, यानी शरीर द्वारा शारीरिक के किसी भी अंग से जो क्रियाकलाप होता है वह क्या कहलाता है, कायिक अनुभव। तो ये आंखों द्वारा क्रियाकलाप हुआ कि नहीं हुआ, तो तिरछे नयनन से क्या की देखी, तो तुरंत इनको हो गया, सारे औरतें समझ गई कि नहीं नहीं ये तो पति इनके लगते हैं। ठीक, अब देखते रहिएगा दूसरा एग्जाम्पल, ये समझ में आया ना, अब देखते रहिएगा, ये तुलसीदास की लाइन है, याद भी कर सकते हैं। देखिए पेपर में कभी कभी क्या पूछता है कि 4 लाइन ना पूछ कर ये नीचे से 2 लाइन दे देगा, ठीक, तो आप परेशान हो जाएंगे। अब देखते रहेंगे, अब हम लोग देखेंगे वाचिक अनुभव, ठीक है, क्या देखेंगे, वाचिक अनुभव, समझते रहेंगे अच्छे से। यह आपका हो गया कायिक अनुभव, अच्छे से समझ में आया सबको। अब देखेंगे वाचिक अनुभव। वाचिक अनुभव क्या होता है, वाचिक अनुभव अच्छे से देखते रहिएगा। इसका जो शाब्दिक अर्थ है, शाब्दिक अर्थ, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है ये होता है आपका, शाब्दिक अर्थ होता है बाणी। क्या होता है, बाणी, ठीक, अच्छे से समझते रहिएगा। इसका शाब्दिक अर्थ होता है, थोड़ा स्याही डाल दिया जाए, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, बाणी। बाणी मतलब जानते ही हैं, बोलचाल। अब देखिएगा इसकी जो परिभाषाएं क्या होती हैं, ध्यान समझते रहिएगा। इसकी जो परिभाषाएं बनेगी, जब नायक या नायिका, समझते रहेंगे, जब नायक या नायिका एक दूसरे के करीब आने के लिए वाणी का प्रयोग करते हैं, शारीरिक नहीं, वाणी, ठीक है, आप वाणी का प्रयोग करते हैं, आवाज का प्रयोग करेंगे, वहां वाचिक अनुभव होता है। अच्छे से समझेंगे, ध्यान देते रहिएगा, वाणी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। देखिए जब, यहां डिफिनेशन इसका लिख लेंगे, जब नायक या नायिका एक दूसरे के करीब आने के लिए वाणी का प्रयोग करते हैं,
वहां वाचिक अनुभाव होता है। समझते रहिएगा वाचिक अनुभाव क्या होता है, अच्छे से नोट करिए। देखते रहिएगा अच्छे से, ध्यान दीजिए। जब नायक या नायिका एक दूसरे के करीब आने के लिए बाणी का प्रयोग करते हैं, वहां पर देखिएगा कायिक अनुभाव में क्या होता था, शारीरिक प्रयोग करते हैं, यहां पर बाणी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका लक्षण लिख लीजिए। इसका लक्षण है क्या, आपस में बातचीत करना, और दूसरा लक्षण है सीटी बजाना वगैरह वगैरह, जैसे भी जिसकी बात कर लें। ठीक है, दूसरा लक्षण इसका क्या, सीटी बजाना। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, कहानी के माध्यम से आपको बताते हैं। जानते हैं आप लोग कि पूरे मथुरा में होली बहुत, वृंदावन मथुरा जो है उसमें होली बहुत प्रसिद्ध, सदियों से चलती आ रही परंपरा, बहुत प्रसिद्ध होली मनाई जाती है। समझते रहिएगा। तो वहां पर एक दिन क्या थे, राधा जी, अरे वो कृष्ण जी थे। ठीक, कृष्ण जी क्या करते हैं, कृष्ण जी जाते हैं अपने दोस्तों के साथ होली खेलने, और राधा जी भी होली के दिन निकलती हैं। ठीक है, रंग वगैरह लगाने। ठीक, तो वहां पर जब कृष्ण जी राधा को देखते हैं तो उनके मन से एक क्या निकलता है, वाणी निकलता है। ठीक है, वहां पर ये सोचते हैं कि यदि जितने राधा के साथ लड़कियां हैं अगर वो नहीं रहती तो उनके मन में एक रस उत्पन्न हुआ, वाचिक अनुभव मतलब कि करने का मौका उनको मिलेगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ कि जब कृष्ण जी राधा को देखे तो उनके मन में रस उत्पन्न हो गया। अब ध्यान देते रहिएगा कि वाचिक अनुभव वो करना चाहते थे। ठीक, अब सोचते थे कि यदि लड़कियां सारे चल जाए तो मैं जाकर राधा को क्या करूंगा, रंग लगा देंगे। एक ऐसी घड़ी आई कि सारी लड़कियां चल गई और राधा जी बच गई अकेले। तो कृष्ण जी जाकर कहते हैं, उनसे कहते हैं, उदाहरण यहां पर आएगा, क्या कहते हैं, ध्यान से समझते रहिएगा। आता है, बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। अच्छे से नोट करते रहिएगा, बूझत श्याम कौन तू गोरी। ठीक, बूझत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहती काकी हो बेटी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी। ठीक, अब ध्यान दीजिए रहिएगा। अब ये कृष्ण जी कहते हैं, जाकर कायिक अनुभव लगाना चाहते हैं। कायिक मतलब बातचीत करना, ये आपस में बातचीत करना। ये कहते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी। कृष्ण जी राधा से कहते हैं कि बूझत श्याम कौन तू गोरी, श्याम बुझ नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है कि तू कौन है गोरी, यानी तुम जो गोरी हो तुम कौन हो, कहाँ रहती यानी तुम कहाँ रहती हो, काकी हो बेटी और किसकी हो बेटी, यानी तुम किसकी बेटी हो, देखी नहीं, इससे पहले मैं आपको आपको देखा नहीं हूँ, कबहू ब्रजखोरी, कभी भी देखे नहीं है, ब्रजखोरी मतलब खोरी मतलब गली। ठीक है, ब्रजखोरी यानी ब्रज की गलियों में। ठीक, इतना क्या करते हैं कि आपस में बातचीत करते हैं। कौन करते हैं, कृष्ण जी। फिर से, बूझत श्याम कौन तू गोरी, श्याम को समझ में नहीं आ रहा है, बुझ नहीं पा रहे हैं कि तुम कौन हो गोरी, राधा जी से बोल रहे हैं। कहाँ रहती हो, किसकी बेटी हो, इससे पहले मैं आपको कभी देखा नहीं हूँ, ब्रजखोरी ब्रज की गलियों में।
तो तुरंत ये क्या होता है कि तुरंत ये देखते हैं और ये क्या करते हैं इनके मन में, ठीक है, तुरंत राधा जी का जवाब आता है। किसका आता है? राधा जी का जवाब आता है, खेलत खेलत रह आपनो पवरी, सुनत सुनत रहत दत्त नंदन करत, सुनत रहत दत्त नंदन करत करत रहत दत्त चूरी। अब सुन लीजिएगा, ये इतना जी जब कृष्ण जी राधा से पूछते हैं तो राधा जी भी जवाब देती है, मतलब आपस में बातचीत चल रहा। अब आपको समझ में आ जा रहा है कि ये जो पंक्ति है इसमें कायिक अनुभव हो रहा है, आपस में बातचीत चल रहा है, ठीक है। देखिए राधा जी कहती है खेलत रहत अपनो पवरी, ये बोले कि कहाँ रहती हो, गलियों में तो कभी दिखती नहीं हो, तो बोलता है कि खेलत रहत अपनो पौरी। राधा जी कहती हैं कि मैं अपने पौरी का मतलब होता है गली, खोरी, गली में अपने खेलती रहती हूँ। सुनत रहत दत्त नंदन, मतलब वो कहती हैं कि कोई मैं सुना हूँ कि कोई नंद नाम का लड़का है, ठीक है, कोई नंद नाम का लड़का है, करत रहत दत्त चोरी, चोरी करता रहता है, उसी के मैं डर से क्या करती हूँ, बाहर नहीं निकलती हूँ। समझा रहा ना? क्या बोले कि उसी के डर से मैं कभी बाहर नहीं निकलती हूँ, ठीक, इसी के डर से मैं बाहर नहीं निकलती हूँ, ठीक। अब ध्यान देंगे कि यहाँ पर अब जैसे ही कृष्ण जी सोच सुने तो कहेंगे कि बस करिए मैं वही हूँ, ठीक है, तो ये बताए नहीं कि मैं ही चोरी करता हूँ, बोले कि अच्छा तुम आज से बाहर निकलते रहना, जो आएगा आपको चोरी करने मैं उसको देख लूँगा, ठीक। इतने से आपको वाचिक अनुभव समझ में आ गया होगा कि आपस में बातचीत से जो अनुभव उत्पन्न होता है क्या होता है, वाचिक अनुभव होता है, ठीक। बढ़िया से देखते रहेंगे। अब आपका होता है, ठीक, इतने से देखेंगे, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा।